बहुत ही कम समय में ये 50 प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। तो और ये वीडियो पार्ट 1 है हमारा 50 प्रश्नों का, इसके बाद पार्ट 2 रिलीज होगा। अगर आप सारे प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं तो आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आज छोड़ के नहीं आओगे, पक्का करके आने वाले हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस प्रश्न देखना है, आंसर लगाना है, टिक बस। चलिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा का विषय किस सूची में आता है? दोस्तों बताइए, भारत में आंतरिक सुरक्षा का विषय जो है वह किस सूची में आता है? तो आता है संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, आंतरिक सुरक्षा का सीधा संबंध किससे होता है? बताइए। आंतरिक सुरक्षा का सीधा संबंध दोस्तों हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। किससे? राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भय और अस्थिरता फैलाना। क्या? भय और अस्थिरता फैलाना आतंकवादियों का या आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए हमारी एनआईए है। जो रॉ है वो देश के बाहर की चीज़ों को देखती है। सीबीआई है जो आंतरिक बड़े मामले हैं उनको देखती है। और जो आईबी है वो जानकारियाँ इकट्ठा करती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, जब हमारा 26/11 का मुंबई हमला हुआ था। उसके बाद सरकार ने 2008 में एनआईए की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? बताइए। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? तो दोस्तों वह है यूएपीए। कौन सा अधिनियम? यूएपीए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। यूएपीए का पूर्ण रूप हमारा है ऑप्शन ए, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। कौन सा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, भारत में वामपंथी उग्रवाद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों वामपंथी को हम लोग बोलते हैं नक्सलवाद। वामपंथी उग्रवाद को ही नक्सलवाद बोलते हैं और यह मुख्य रूप से पाया जाता है रेड कॉरिडोर में। कहाँ? रेड कॉरिडोर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, नक्सलवाद का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बताइए। नक्सलवाद का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक असमानता। क्या? सामाजिक आर्थिक असमानता माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? बताइए। भारत में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो वह है नक्सलवाद। आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती जो है वह नक्सलवाद है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में घरेलू खुफिया एजेंसी जो है वह कौन सी है? दोस्तों मैंने अभी ऊपर बताया था घरेलू खुफिया, जो घर के अंदर की, रॉ तो बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था देश के बाहर की है। तो घरेलू जो खुफिया एजेंसी है वह कौन सी है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सीबीआई। कौन सी है? सीबीआई है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रॉ मुख्य रूप से किस से संबंधित है? बताइए। रॉ जो है हमारा किस रूप से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया ये बाह्य खुफिया एजेंसी है, देश के बाहर एजेंसी है, देश के बाहर काम करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए। आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह होती है केंद्र सरकार के पास। किसके? केंद्र सरकार के पास। चलिए प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत में साइबर आतंकवाद किससे जुड़ा हुआ है? बताइए। भारत में साइबर आतंकवाद जो है वह किससे जुड़ा है? तो वह है इंटरनेट और तकनीकी से। साइबर नाम से ही पता चल रहा है कि वह किससे जुड़ा है? इंटरनेट और तकनीकी से। आतंकवादी सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए। आंतरिक सुरक्षा
आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए। तो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, केंद्र और राज्य की। कोई एक सरकार इसे अच्छे से संभाल नहीं सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा, बीएसएफ मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है बताइए। बीएसएफ जो है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, तो वह बाह्य सीमा सुरक्षा से संबंधित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा, सीएपीएफ का पूर्ण रूप क्या है बताइए। दोस्तों सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों सीएपीएफ का मुख्य रूप है यानी कि पूर्ण रूप है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये 7 संगठनों से मिलकर बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 है हमारा, आतंकवाद से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका क्या माना जाता है, तो वह माना जाता है खुफिया तंत्र को मजबूत करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि फंडिंग का प्रमुख माध्यम कौन सा होता है बताइए। उनकी फंडिंग का, आतंकवाद की फंडिंग का प्रमुख माध्यम है वह होता है हवाला। क्या होता है? हवाला। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 355। ये दोनों तो मौलिक अधिकार हैं। चलिए, और अनुच्छेद 370 तो हटा ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है बताइए। अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है, तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी से संबंधित है अनुच्छेद 355। चलिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा, आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा माना जाता है बताइए। सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य है, अगर इसमें जम्मू कश्मीर होता तो वो होता, वरना सबसे दूसरे नंबर पे है पंजाब। क्या है? पंजाब आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा, भारत का सबसे संवेदनशील आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र कौन सा है बताइए। सबसे संवेदनशील अभी मैंने, जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भारत। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक क्या है बताइए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक दोस्तों है ऑप्शन सी, जन सहयोग। क्या है? जन सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, नक्सलवाद की विचारधारा किस पर आधारित है बताइए। नक्सलवाद की विचारधारा किस पर आधारित है, तो वह है माओवाद पे। चीन के नेता जो माओ तसे तुंग थे, उनके विचारधारा पे यह नक्सलवाद की विचारधारा आधारित है। चलिए प्रश्न नंबर 26 है हमारा, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाला आधुनिक खतरा क्या है बताइए। आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाला आधुनिक खतरा क्या है, वह है साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद दोस्तों आज के युद्ध जो होते हैं वो सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है हमारा, भारत में कानून व्यवस्था किसका विषय है बताइए। कानून व्यवस्था जो है वह किसका विषय है? यह है हमारा राज्य सूची का विषय है। कानून बनाना राज्य सूची का विषय है। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा, आतंकवाद से निपटने में किसका सहयोग सबसे आवश्यक है बताइए। आतंकवाद से निपटने में किसका सहयोग सबसे आवश्यक है, तो जनता और प्रशासन का सहयोग सबसे आवश्यक है आतंकवाद से निपटने में। चलिए प्रश्न नंबर 29 है हमारा, आंतरिक सुरक्षा का मुख्य आधार क्या है बताइए। आंतरिक सुरक्षा का मुख्य आधार है हमारा कानून का शासन। क्या है? आंतरिक सुरक्षा का मुख्य आधार है कानून का शासन। चलिए प्रश्न नंबर 30 है हमारा, भारत में खुफिया एजेंसियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं बताइए। भारत में खुफिया एजेंसियां जो हैं वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, तो वह आती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है हमारा, आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए। आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किस पर पड़ता है, तो वह पड़ता है हमारे आम नागरिक पर। किस पे? आम नागरिक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है हमारा, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है बताइए। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है, तो वह है उपरोक्त सभी। तकनीक भी जरूरी है, संसाधन भी और प्रशिक्षण भी जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 33 है हमारा, आतंकवाद किस प्रकार का अपराध है बताइए। आतंकवाद जो है वह किस प्रकार का अपराध है, तो दोस्तों वह है संगठित अपराध। कैसा? संगठित अपराध है। चलिए
प्रश्न नंबर 34 है हमारा। दोस्तों ये वीडियो प्रैक्टिस फॉर्म में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा नीति कौन बनाता है बताइए। आंतरिक सुरक्षा नीति कौन बनाता है दोस्तों? यह बनाती है केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार बनाती है आंतरिक सुरक्षा नीतियां। चलिए, प्रश्न नंबर 35 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका क्या होती है बताइए। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका दोस्तों प्रमुख तौर पर होती है। आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिस है उसकी भूमिका प्रमुख तौर पर होती है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा। आतंकवाद से निपटने की सही रणनीति क्या है बताइए। आतंकवाद से निपटने की सही रणनीति क्या है? बहुआयामी रणनीति है। क्या? बहुआयामी रणनीति। केवल बल प्रयोग से नहीं जीतेंगे, केवल संवाद से नहीं जीतेंगे या उदासीनता से नहीं जीतेंगे, हमें बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, प्रश्न नंबर 37 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है बताइए। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है बताइए। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा का संबंध है लोकतंत्र से। आंतरिक सुरक्षा का हनन होगा तो सबसे पहले लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 38 है हमारा। भारत में आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति किसकी है बताइए। भारत में आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति किसकी है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की है। किसकी? केंद्र सरकार की है शून्य सहिष्णुता नीति। चलिए, प्रश्न नंबर 39 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा का दीर्घकालिक समाधान क्या है बताइए। आंतरिक सुरक्षा का दीर्घकालिक समाधान क्या है? वह है विकास और समावेशन। क्या है? विकास और समावेशन। कर्फ्यू लगाने से तुरंत तो उसकी समस्या हल हो सकती है, बल प्रयोग से भी तुरंत, इंटरनेट बंद करने से भी तुरंत, लेकिन दीर्घकालीन समाधान चाहिए तो देश में विकास और समावेशन की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न नंबर 40 है हमारा। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सबसे आवश्यक क्या है बताइए। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सबसे आवश्यक क्या है? तो वह है शिक्षा और रोजगार। दोस्तों अगर आतंकवादियों के पास, जो आतंकवादी बन जाते हैं, उनके पास शिक्षा हो अच्छी और अच्छा रोजगार हो तो वो आतंकवाद की तरफ ना आए। चलिए, प्रश्न नंबर 41 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे नहीं है? आपको बताना है आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे नहीं है। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा का संबंध हमारा खेल नीति से नहीं है, कानून व्यवस्था से भी है, राष्ट्रीय एकता से भी है, आर्थिक स्थिरता से भी है, लेकिन खेल नीति से नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 42 है हमारा। आतंकवाद से निपटने वाला प्रमुख मंत्रालय कौन सा है बताइए। आतंकवाद से निपटने वाला प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो वह है गृह मंत्रालय। दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, रक्षा मंत्रालय, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। चलिए, प्रश्न नंबर 43 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है बताइए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो वह है संविधान। दोस्तों सेना, पुलिस, तकनीक ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये इनको दिशा कौन देता है? वह देता है संविधान। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। आतंकवाद का अंतिम उद्देश्य क्या होता है बताइए। आतंकवाद का अंतिम उद्देश्य होता है भय और अस्थिरता फैलाना, लोगों में भय और अस्थिरता फैलाना। चलिए, प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है हमारा। भारत में तटीय सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है बताइए। भारत में तटीय सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो वह आती है नेवी और कोस्ट गार्ड। किसके अंतर्गत आती है तटीय सुरक्षा? नेवी और कोस्ट गार्ड के अंतर्गत। चलिए, प्रश्न नंबर 46 है हमारा। आतंकवाद मानवाधिकारों को कैसे प्रभावित करता है बताइए। आतंकवाद जो है वह मानवाधिकारों को कैसे प्रभावित करता है? तो यह आतंकवाद जो है मानवाधिकारों को कमजोर कर देता है। चलिए, प्रश्न नंबर 47 है हमारा। आंतरिक सुरक्षा किस स्तर पर प्रभावित होती है बताइए। आंतरिक सुरक्षा जो है वह किस स्तर पर प्रभावित होती है बताइए। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा जो है वह सभी स्तरों पर प्रभावित होती है, केवल स्थानीय, केवल राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यह सभी स्थानों पर प्रभावित होती है। चलिए, प्रश्न नंबर 48 है हमारा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारण क्या है बताइए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक क्या है बताइए। दोस्तों आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है वह कट्टरपंथ देता है। क्या? कट्टरपंथी जो होते हैं उन्हीं की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। चलिए, प्रश्न नंबर 49 है हमारा।
लश्कर तैयबा LET मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है? बताइए। लश्कर तैयबा आपने नाम सुना होगा, वह किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से भारत। दक्षिण एशिया मुख्य रूप से भारत में लश्कर तैयबा के होने की गतिविधियों को जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है हमारा, भारत में 26/11 मुंबई हमले के लिए मुख्य रूप से किस संगठन को जिम्मेदार माना गया था? बताइए। 26/11 मुंबई का हमला जो हुआ था वो मुख्य रूप से किस संगठन को उसका जिम्मेदार माना गया था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लश्कर तैयबा। दोस्तों लश्कर तैयबा के संगठन को भारत में 26/11 मुंबई हमले के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था और इसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था हाफिज सईद। क्या नाम था? हाफिज सईद। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 2 बहुत ही जल्द रिलीज होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।